हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी और हमने उसमें देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है। न्यूक्लियर एनवेलप में हमने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात करी थी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स उनके बारे में भी बात करी थी और न्यूक्लियर लैमिना के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि न्यूक्लियस के अंदर की तरफ कैसे हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन अरेंज्ड रहते हैं और कैसे कई जगह पर न्यूक्लियर बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे न्यूक्लियर स्पेकल्स है, न्यूक्लियोलस है, कैजल बॉडीज़ हैं, पीएमएल बॉडीज़ हैं। ओके, तो इन सभी बॉडीज़ में जो मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी है वो है न्यूक्लियोलस। ओके, अगर हम इसको वापस डायग्राम में देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर की तरफ एक डेंस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसी को ही न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये इसमें भी क्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगा, मतलब कई सारे क्रोमोसोम्स के कुछ रीजन्स यहाँ पर जरूर रहेंगे, इसलिए इसको कभी कभी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोल दिया जाता है। ओके, क्योंकि न्यूक्लियर बॉडीज जो हैं वो एक तरह से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, तो न्यूक्लियस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये हैं क्या एक्चुअली, ये कुछ नहीं है, ये वो साइट्स हैं जहाँ पर प्रोटीन्स और आरएनए कॉन्सेंट्रेटेड इकट्ठे हुए मिलते हैं, स्टोर्ड फॉर्म में मिलते हैं या एक जगह वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जहाँ जहाँ वो मिलेंगे उनको हम न्यूक्लियर बॉडीज़ बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स और आरएनए हैं जो न्यूक्लियर बॉडीज़ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस में बड़ी मदद करते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, राइबोसोमल असेंबली एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या इन बॉडीज़ के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती है? जी नहीं, इन बॉडीज़ की तरफ चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो फिर ये वहाँ पर रहते कैसे हैं? इनको वहाँ पे बांध के कौन रखता है? जैसा हमने कहा कई सारे प्रोटीन्स और आरएनए हैं, तो उनमें आपस में इंटरैक्शंस होगी, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन या तो फिर प्रोटीन आरएनए इंटरैक्शन, और उनकी वजह से ये सारी न्यूक्लियर बॉडीज़ अपना एक डायनेमिक शेप लिए हुए वहाँ पर रहती है। डायनेमिक शेप क्यों बोला हमने? क्योंकि इनका जो साइज़ है, इनका जो स्ट्रक्चर है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनमें कितना कंटेंट अवेलेबल है, कितने सारे प्रोटीन्स हैं, कितने सारे नहीं हैं। ओके, तो इनका जो कंटेंट है वो बाकी न्यूक्लियस के साथ में एक्सचेंज कैसे कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिकली डायनेमिक स्ट्रक्चर कही जाती हैं। और इन सभी में से जो प्रोमिनेंट है, जो बहुत आसानी से देखी गई, जो बहुत पहले देखी गई स्ट्रक्चर है, उसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। तो हम अभी न्यूक्लियोलस के बारे में ही बात करेंगे। तो न्यूक्लियोलस का जो साइज़ है, जैसा हमने पहले बताया, डायनेमिक होता है इनका साइज़। और ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो सेल है वो सेल मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है। अगर तो वो ज़्यादा एक्टिव है तो सोचिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स, और काफ़ी सारे एंजाइम्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, उनमें काफ़ी सारे एंजाइम्स बनाने वाली मशीनरी है, यानी राइबोसोम्स है। और राइबोसोम्स में काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप के आरएनए होते हैं। तो इन सब को बनाता कौन है और इनकी असेंबली कौन करता है? न्यूक्लियोलस। इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाना है किसी सेल को तो बहुत सारे राइबोसोम्स को बनाना होगा, और इसलिए बहुत सारे राइबोसोम को बनाने वाले जो प्रोटीन और आरएनए हैं उनको स्टोर करना पड़ेगा, और ये सारा काम कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा काम करना है तो उसमें काफ़ी सारे ज़्यादा प्रोटीन्स और आरएनए होंगे, इसलिए उसका साइज़ बड़ा होगा। इसलिए सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिवली एंगेज्ड सेल्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उनमें जो न्यूक्लियोलस है, उन न्यूक्लियोलस का साइज़ बड़ा होता है। ये पर सेल एक से ज़्यादा भी होते हैं,
जैसे काफ़ी सारे न्यूक्लियस में देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल न्यूक्लियोलस ही देखने को मिलता है। मोर देन वन न्यूक्लियोलाई आर ऑफन साइटेड। ओके, अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकली ये कैसा होता है। मॉर्फोलॉजिकली इसके 3 पार्ट होते हैं, और ये जो तीनों पार्ट है वो इसके काम करने के तरीकों को दिखाते हैं प्रोग्रेसिव मैनर में। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसी के अकॉर्डेंस में ये इनके नाम दिए गए हैं। पहला पार्ट इसका जो है वो है फाइब्रिलर सेंटर, जहाँ पर आरएनए के जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी डीएनए का वो हिस्सा वहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम का वो हिस्सा वहाँ पे प्रेजेंट होगा जहाँ पे आरएनए के जीन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर आरएनए के जीन्स होंगे वहीं पर ही आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, तो फाइब्रिलर सेंटर में क्या होता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा पार्ट है डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में जो आरएनए के जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो जो ट्रांसक्रिप्ट होगी उस ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेसिंग होगा। अभी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, जितने भी टाइप के आरएनए बनते हैं दोस्तों, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो एसएनआरएनए हो, चाहे वो एसएनओआरएनए हो, इन सभी आरएनए को जब डीएनए से बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो ये अपने से बड़े साइज के प्रिकर्सर के फॉर्म में बनेंगे और फिर उसका प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करने के बाद में ये अपने फाइनल स्ट्रक्चर में आएंगे जो कि फंक्शनल होगा। अगर प्रोसेसिंग नहीं हुई तो ये फंक्शनल नहीं होते। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जब हम चपाती बनाते हैं तो ही तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, सिंपल आटा तो हम खा नहीं सकते। तो आटे को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको पहले उसका डॉ बनाना पड़ेगा, उस डॉ के बाद में उससे चपाती बनानी पड़ेगी, और फिर उसको आप एक टेम्परेचर पर लेके जाएंगे जिससे वो पकेगी, और उसके बाद में आप खा सकते हैं। तो फंक्शनल पार्ट क्या रहा, चपाती, और प्रिकर्सर क्या रहा इसका, व्हीट फ्लोर या आटा जो आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट में भी प्रिकर्सर आरआरएनए का प्रोसेसिंग होता है और फाइनल फंक्शनल आरआरएनए यहाँ पर बनाए जाते हैं। तीसरा पार्ट है ग्रेन्युलर कंपोनेंट। जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें काफ़ी सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली राइबोसोमल सबयूनिट्स ही होती हैं, अलग अलग स्टेजेस पर असेंबल हुई हुई। तो इसलिए हमें यहाँ पर ग्रेन्युलर अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ग्रेन्युलर कंपोनेंट इज द साइट ऑफ न्यूक्लियोलस वेयर द असेंबली ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स टेक प्लेस। ओके, सो हमने अभी जो ऑलरेडी बातें करी, इन सारी बातों को हम लिस्ट कर लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। पहला, क्योंकि यहाँ पर आरआरएनए के जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ओके, so we have mentioned the very first function, rRNA synthesis. Second part, what we have discussed in detail in the last slide, that is rRNA processing. Third one is assembly of ribosomal subunit. And the fourth and important one, assembly, maturation and storage of the components of प्री-mRNA स्प्लाइसिंग मशीनरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। mRNA की स्प्लाइसिंग कौन करता है, यूजुअली स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसियोसोम किन किन का बना हुआ होता है, 5 अलग अलग टाइप के SNRNA का बना होता है, U1, U2, U4, U5, U6 SNRNA, और तकरीबन 100 के आसपास उसमें प्रोटीन्स होती हैं। तो ये इन सभी को स्प्लाइसियोसोम को बनाना, इनको स्टोर करके रखना या इसके कंपोनेंट को स्टोर करके रखना, ये सारा काम किसका होता है, न्यूक्लियोलस का। ओके, अब 1 बाय 1 हम इन सभी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला तो है आपका आरआरएनए के जीन्स। आरआरएनए कौन कौन से टाइप के होते हैं यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो 5S, 5.8, 18S एंड 28S। ये जितने भी टाइप के आरआरएनए हैं, इनके जो जीन्स हैं वो यूकैरियोट्स में मल्टीपल कॉपीज़ में प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं मल्टीपल कॉपीज़ में, ताकि
उनका एक्सप्रेशन एक साथ बढ़ जाए, मतलब एक साथ कई सारे आरआरएनए बना दिए जाएं। क्या ज़रूरत है आरआरएनए को एक साथ बनाने की या ज़्यादा बनाने की? क्यों? क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम का हिस्सा है, राइबोसोमल आरएनए है। और अगर किसी एक्टिव सेल को प्रोटीन ज़्यादा बनाना है तो उसमें राइबोसोम्स का नंबर ज़्यादा होगा, तो उनको बनाने वाले आरआरएनए का नंबर भी हमें ज़्यादा ही चाहिए। इसलिए कुदरत में आरआरएनए के जीन्स को मल्टीपल कॉपीज़ के फॉर्म में रखा गया है। अब ये जो जीन्स हैं 5.8, 18S और 28S, यानी 5S को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी आरआरएनए के जीन्स हैं ये टेंडम क्लस्टर में रहते हैं, यानी क्लस्टर्स में होंगे और लगातार होंगे, पास पास काफ़ी सारे होंगे। और ये जो क्लस्टर्स हैं वो 5 अलग अलग क्रोमोसोम्स पर अरेंज रहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में ये क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, इन सभी में कुछ हिस्सों में क्रोमोसोम में आरआरएनए के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आरआरएनए के जीन्स आपस में पास आ जाते हैं। तो जहाँ ये पास आ जाते हैं उसी हिस्से को बोला जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ये न्यूक्लियोलस ही है और इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा पार्ट आ जाता है आरआरएनए का सिंथेसिस। जाहिर सी बात है 4 अलग अलग टाइप के आरआरएनए में से 3 टाइप के आरआरएनए की जो जीन्स है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, तो उनका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियोलस में ही होगा। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करवाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करवाता है। और इन तीनों का जो जीन है वो बिल्कुल पास है, इसलिए तीनों का ट्रांसक्रिप्शन सिंगल एमआरएनए की फॉर्म में होगा, यानी एक प्रिकर्सर आरआरएनए के फॉर्म में होगा, जिसका प्रोसेसिंग होने के बाद में उसको क्लीव करके 5.8S, 18S और 28S में तब्दील करवा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो प्रिकर्सर आरआरएनए होगा उसका साइज़ बड़ा होगा, और उसका साइज़ किसके इक्विवेलेंट है? कितने स्वेटबर्ग यूनिट के इक्विवेलेंट है? 45। और ये जो 45S प्रिकर्सर आरआरएनए है, इसका जब प्रोसेसिंग होगा तो ये 18S आरआरएनए बनाएगा जो कि स्मॉलर राइबोसोमल सबयूनिट का पार्ट है, और 5.8S एंड 28S आरआरएनए भी बनाएगा। और ये दोनों आरआरएनए किसका हिस्सा है? 16S राइबोसोमल सबयूनिट का हिस्सा है। ओके, 5S आरआरएनए का जो जीन है जो बच गया था, जो न्यूक्लियोलस में नहीं है, ये बेसिकली न्यूक्लियोलस से बाहर की तरफ देखने को मिलता है, यानी ये इसका जीन न्यूक्लियोलस में नहीं होता। ओके, तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 करवाता है, और फिर ये कहाँ चला जाएगा? ये बाहर से ट्रांसक्राइब होकर न्यूक्लियोलस में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है? इसको राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर राइबोसोम बनाना है, और राइबोसोम की असेंबली कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस में। तो जो भी आरआरएनए बने, इन सभी आरआरएनए का प्रोसेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, और इनके प्रोसेसिंग के लिए एक अलग टाइप के आरएनए होते हैं, छोटे साइज़ के आरएनए होते हैं, एसएनओ आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ध्यान रखिए, एक होता है एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या है? एसएनओ आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। और ये आरएनए की प्रोसेसिंग में, आरआरएनए की प्रोसेसिंग में ये इन्वॉल्व रहता है, जहाँ पर ये इनडायरेक्टली राइबोज मिथाइलेशन, प्री आरआरएनए क्लीवेज और सूडो यूरिडाइलेशन में हेल्प करते हैं। प्रॉपर तरीके से कैरेक्टराइज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर कंफर्म है कि अकेला एसएनओ आरएनए कुछ नहीं करता है। एसएनओ आरएनए क्या करता है? प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो इन सारी आरआरएनए प्रोसेसिंग स्टेप्स को गवर्न करेंगे। अब फाइनल पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो है असेंबली ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स। जैसा कि हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं कि 5.8
18 एंड 28S rRNA के जो जीन्स है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन 5S rRNA का जो जीन है वो आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो वो न्यूक्लियस में ही होगा लेकिन न्यूक्लियोलस से बाहर होगा। उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, यानी 5S rRNA जब बनेगा तो बनने के बाद में वो किधर आ जाएगा, न्यूक्लियोलस में, जहाँ पर वो राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ और दूसरे टाइप के rRNA के साथ में मिलकर स्मॉलर एंड लार्जर राइबोसोमल सबयूनिट्स बनाते हैं। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे तरीके से ये देख पा रहे हैं कि राइबोसोमल प्रोटीन है, ये कहाँ बनती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बनने के बाद में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसको एंटर करवा दिया गया और ये प्रिकर्सर rRNA पर जाकर बाइंड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में प्रिकर्सर rRNA से RNA बनेगा, प्रोसेस्ड rRNA बनेंगे और ये प्रोसेस्ड rRNA कई सारे तकरीबन 50 के आसपास प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर 40S सबयूनिट और 60S सबयूनिट बना लेंगे, जो कि फाइनली राइबोसोम में तब्दील हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।